हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कराए थे, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट जो सर्किट्स होते हैं उनमें आप कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताया था। और इस बार जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं इसमें बताएंगे। पहले इलेक्ट्रिक करंट दे रखी है, नंबर ऑफ फ्लोइंग नंबर ऑफ करंट्स आपको ज्ञात करना है, फ्लो चार्ज ज्ञात करना है। या फ्लो चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने हैं। सेकंड टाइम के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर वायर का ज्ञात करना है। और थर्ड टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और उसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी। इस तरह के जो तीन तरह के न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको समझाते चलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो भी बताते चलेंगे। तो आरंभ करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल है, आप चाहें तो न्यूमेरिकल्स को लिख भी सकते हैं। न्यूमेरिकल है एक कोई कंडक्टर वायर है जिससे 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। जिससे एक कंडक्टर वायर है, एक चालक तार है जिससे 5 मिली एम्पियर की करंट जो है प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। उससे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रति मिनट आपको ज्ञात करने हैं। प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे प्रवाहित होंगे, ये क्वेश्चन है। तो करंट फ्लो हो रही है I = 5 मिली एम्पियर और आपको ज्ञात करना है प्रवाहित इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। तो इसके लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डेफिनेशन आपको दी गई थी। और सेकंड जो फ्लो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I = Q/T। और चार्ज यदि निकालना है तो चार्ज के लिए आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी Q = Ne। अब इलेक्ट्रॉन जो आपको ज्ञात करने हैं वो 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो ज्ञात करना है आपको, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और कितने टाइम में ज्ञात करनी है, 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में आपको ज्ञात करनी है। ये 10th क्लास में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है हो सकता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप बुक के द्वारा कम हो पाए। इसलिए हमने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विभिन्न जो बुक हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स हैं, यानी ये न्यूमेरिकल्स हमने इंटर से ले लिए 10th क्लास के लिए। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 10th क्लास से लिए हैं। 10th क्लास की जो अदर राइटर्स की जो बुक हैं उनसे ये न्यूमेरिकल्स हमने ले लिए हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स भी लिख लेंगे साथ ही साथ अपनी फेयर में, और उनका सॉल्यूशन भी आपको समझाते चल रहे हैं। तो I = Q क्या है, Ne/T। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको ज्ञात करनी है 1 मिनट में। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम अपॉन T कितना है, समय 60 सेकंड में आपको ज्ञात करना है। और I कितना दे रखा है, I दे रखा है 5 मिली एम्पियर। तो 5 × मिली एम्पियर है और इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ अब ये एम्पियर में हो गया, = यहां लिख देते हैं 5 × 10⁻³ एम्पियर। I की वैल्यू पुट की यहां पे, N × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 60 क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से N × 1.6 × 10⁻⁻19 = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का 5 से 300 हो जाएगा, 300 × 10⁻³ और यहां से N = हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इसके नीचे पहुंच जाएगा, 300 × 10⁻³ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 को हम ऊपर भेज देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये पॉइंट यदि हम हटाएं तो यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा।
और 10 टू दी पावर माइनस 19 को ऊपर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस के 3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 16 और 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, 30 में एक बार जाएगा, 14 बचेगा, 140 में देंगे तो 8 बार जाएगा और फिर 12 बचेगा, 120 रह जाएगा, 120 में देंगे 7 बार जाएगा और फिर बचेगा 8, 0 उतार लेंगे, 5 बार जाएगा, 0.5। ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, संख्या है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 मिनट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, यदि करंट 5 मिली एम्पियर है तो 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की यह संख्या है। इसको पॉइंट को हम इधर ले लेते हैं तो 2 अंक इधर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ +2 और हो जाएगा, तो n = 1.875 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है 20 माइक्रो एम्पियर की करंट एक तार से प्रवाहित होती है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में एक तार से 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो एक कंडक्टर वायर है, चालक तार से 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 30 सेकंड में उससे स्थानांतरित आवेश और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 30 सेकंड में ज्ञात करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन I = 20 माइक्रो एम्पियर, जहां भी माइक्रो आ जाता है, माइक्रो एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। ये मिली एम्पियर से भी छोटी इकाई होती है माइक्रो। अब आपको t बराबर 30 सेकंड में, t = 30 सेकंड में क्या निकालना है, स्थानांतरित आवेश निकालना है, यानी Q निकालना है। Q क्या होगा, तो करंट के लिए क्या है, I = Q/T और Q = क्या हो जाएगा IT। I कितनी करंट फ्लो हो रही है 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर और कितने टाइम में आपको जो है फ्लो चार्ज निकालना है 30 सेकंड में इंटू 30, तो Q = हो जाएगा 3 2 6 600 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब पॉइंट 600 में कहीं नहीं है तो पीछे मानेंगे और इसको 2 अंक इसे जो है 2 डिजिट जब इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, -6 + 2 यानी -4। Q = 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम आवेश 30 सेकंड में प्रवाहित होगा। और क्या पूछ रहा है, 30 सेकंड में ही प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। Q = NE। Q क्योंकि हम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो N = Q/E। Q है 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। 10 टू दी पावर -19 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6/1.6 इंटू 10 टू दी पावर 15। ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा -19, तो -4 + 19 10 टू दी पावर 15। 1.6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 16 का भाग 60 में दे देंगे, ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू दी पावर 16 का भाग 60 में देंगे, 3.75 इंटू 10 टू दी पावर 15। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो 375 और 2 अंक जब इधर शिफ्ट होगा पॉइंट तो यहाँ -2 आ जाएगा, 375 × 10⁻13 भी लिखा जा सकता है। 30 सेकंड में जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि करंट 20 माइक्रो एम्पियर है तो 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3.75 इंटू 10 टू दी पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो फ्लो होने वाली करंट आपको बतानी है। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? किसी चालक तार से 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो बताइए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है। 1 मिनट यानी समय दे रखा है, ये थर्ड क्वेश्चन है। समय दे रखा है t इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, और आवेश कितना है? 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 30 कूलम आवेश, तो प्रवाहित होने वाली करंट आपको निकालनी है I बराबर Q बटे T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q कितना दे रखा है? 30 कूलम और बटे 60 सेकेंड, 0.5 एम्पियर की करंट जो है फ्लो होगी। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये बताइए कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। सवाल क्या है? एक तार में दो सिरे दे रखे हैं ए और बी। एक तार में सिरे ए से सिरे बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बताइए तथा वह विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, यह भी बताना है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमें ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो विद्युत धारा का फ्लो होता है वो लिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की ओर फ्लो हो रहे हैं, तो विद्युत धारा बी से ए की ओर फ्लो होगी। पहले तो चौथे में डायरेक्शन लिख देते हैं, विद्युत धारा बी से ए की ओर, बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी वह निकालना है चौथे क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? 10 की घात 9। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में प्रवाहित हो रहे हैं? 10 की घात -3 सेकंड में। तो t इक्वल टू 10⁻³ सेकंड। क्या निकालना है आपको? विद्युत धारा निकालनी है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q क्या होता है? Ne अपॉन T, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। यदि चार्ज केवल दे रखा होता, इतने कूलम आवेश फ्लो होता है, तो Q की डायरेक्ट वैल्यू रख देते। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10⁻9, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन T, कितने समय में? 10 की घात -3 सेकंड में। 10 की घात -3। तो फ्लो होने वाली जो करंट है I 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 9, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो करंट फ्लो हो जाएगी I इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, I इक्वल टू, इसको एक स्थान इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, और ये -4 + 1 हो जाएगा -3, 10⁻³ एम्पियर। और मिली एम्पियर में लिखना है तो इसमें 1000 का यानी 10⁻³ का गुणा करेंगे, और 10⁻³ से 10⁻³ खत्म हो जाएगा, तो 0.16 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। सॉरी, 1.6 9 3 12, ये -7 आएगा। इसमें -7 आएगा, -7 1.6, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई थी, -19 + 12 -7 आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर करंट फ्लो होगी 10 की घात -3 सेकंड में, यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो। पांचवा क्वेश्चन है इसका, एक कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु है, उसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है,
और प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो 6 की घात 6 इंटू 10 टू द पावर 15 राउंड करता है। यानी एक सेकंड में, यदि हम एक सिरे की बात करें, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन? 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है। तो सवाल समझेंगे पहले। कोई हाइड्रोजन का परमाणु है जिसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है, तो बताइए वृत्तीय पथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये परमाणु ले लिया, परमाणु का हमने ये नाभिक ले लिया, नाभिक के चारों ओर यह इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर पथ पर ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है। यदि हम यहाँ एक सिरा ले लेते हैं, एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन इतने बार यहाँ से गुजरेगा, या ये कहा जा सकता है एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 गुणा 10 की घात 15 होगी। तो n बराबर 6 गुणा 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। तो आवेश निकालना है Q बराबर NE से, Q बराबर NE, और समय कितना दे रखा है? T बराबर 1 सेकंड में। क्योंकि प्रवाहित धारा पूछ रहा है तो धारा के लिए क्या करेंगे? एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q NE अपॉन T। N कितना है? 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 और समय 1 सेकंड। तो प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 एम्पियर। ये करंट जो है फ्लो होगी। यदि इसे मिली एम्पियर में आपको लिखना है तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इस पॉइंट को, डेसिमल को एक स्थान इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस। ये ध्यान रखना है, जब वो डेसिमल इधर शिफ्ट होता है तो पावर में +1 होता है। जितने डिजिट शिफ्ट होगा उतनी ही प्लस की पावर इंक्रीज हो जाएंगी, और इधर शिफ्ट होगा तो उतनी ही प्लस की पावर डिक्रीज हो जाएंगी, माइनस में आएंगी। और यहाँ इधर जब भी डेसिमल लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट होना है तो जितनी डिजिट शिफ्ट होगा उतनी ही पावर जो है ऐड हो जाएंगी, और इधर शिफ्ट होता है राइट हैंड की ओर तो उतनी ही पावर 10 की डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इधर शिफ्ट किया है तो +1 हो जाएगा, तो 0.96 इंटू 10 टू दी पावर -3, +1 करेंगे यहाँ तो -4 + 1 -3 एम्पियर। इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? एम्पियर में, क्योंकि एम्पियर बड़ी इकाई होती है, मिली एम्पियर छोटी इकाई होती है, तो 1000 का गुणा कर देंगे, यानी 10 टू दी पावर 3 का गुणा कर देंगे, और 10 टू दी पावर 3 से 10 टू दी पावर -3 क्रॉस हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। तो इस तरह के हमने 5 सवाल लिए थे, वो आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। कभी कभी इस तरह के भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए उस एलिमेंट का नाम दे रखा है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हीलियम पर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन किस तरह से आवेशित हो जाएगा और वह आवेश कितना होगा, या हीलियम किस तरह से आवेशित हो जाएगा और वह आवेश कितना होगा। तो क्योंकि मूलतः अवस्था में प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी विधि द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह जो है चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो Q बराबर NE, N बराबर 4 इलेक्ट्रॉन को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया है तो 4 प्रोटॉन के बराबर आवेश इस पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, और उसका आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश का संख्यात्मक मान बराबर होता है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। क्योंकि इस पर 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं तो यह धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे तो यह इसी आवेश से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यदि हम हीलियम के लिए बात करें तो Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश आ जाएगा। और यदि हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Q इक्वल टू +1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश इस पर आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं,
अब नेक्स्ट जो टाइप है, किसी चालक तार में रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है, इनसे जो पहले वीडियोज में है उसमें आपको बताया था, उस फॉर्मूले का यूज करके उस चालक तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करना या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्ञात करना, उस तरह के सवाल हैं। तो पहला सवाल है, कोई चालक तार है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 0.04 mm है और उसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, तो बताइए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो इनके लिए यूज करेंगे R=ρL/A। लेकिन यहां पर लंबाई की जो यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में और डायमीटर की जो यूनिट दे रखी है वह mm में दे रखी है। तो इसको सेम यूनिट में लेने के लिए लंबाई L=120 सेंटीमीटर। देखिए, कभी भी आपको यूनिट चेंज करनी है तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है किलो हेक्टोडेकाग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम लीटर मीटर। किलो हेक्टोडेकाग्राम डेसी सेंटी और मिली। यदि जो लेंथ की यूनिट्स हैं उनकी बात हो रही हैं तो ऐसे बोलेंगे किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिली मीटर। ये सब में मीटर लगा हुआ है, किलोमीटर है, ये हेक्टोमीटर है, ये डेका मीटर है, ये मीटर है, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये बड़ी इकाइयां हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे छोटी इकाइयां होती जाएंगी और इन सब में 10 टाइम्स डिफरेंस होगा एक दूसरे की, ये 10 टाइम्स होंगी, नीचे से ऊपर चलेंगे और ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये सभी एक दूसरे की 1/10 टाइम्स होंगी। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे 1/10। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे 1/100। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे 1/1000, यानी 1/10 टाइम्स नीचे की ओर चलता चलेगा। सॉरी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो 10 टाइम्स। 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होंगे 10। 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने होंगे 100। 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे 1000। इसी तरह से 10 टाइम्स ऊपर से जब नीचे चलेंगे, तो जब नीचे से ऊपर चलेंगे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में डेसीमीटर कितने होंगे 1/100। 1 मिलीमीटर में मीटर कितने होंगे 1/1000। इसी तरह से नीचे से ऊपर जब चलते चलेंगे तो 1/10 टाइम्स गुना करते चलेंगे और ऊपर से नीचे चलेंगे तो 10 टाइम्स गुना करते चलेंगे। ठीक है ना, 10 टाइम्स का गुणा करते चलेंगे। तो क्योंकि सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर से किसमें बदलना है आपको मीटर में, तो 1/100 क्या हो जाएगा 120/100। ये मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर लेंथ। कोई चालक तार है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई है 0.04 mm। मोटाई का मतलब उसका डाया हो गया, मोटाई है उसकी 0.04 mm। उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध 25 ओम है। तो बताइए उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ये सवाल है। लंबाई हमने निकाल ली। अब उसके बाद उसका डायमीटर है, ये देखिए, ये कोई चालक तार है और इसको हम इस तरह से काट देते हैं तो यहां जो बनने वाला जो सर्किल है, इसका जो एरिया है यह क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, जिसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। तो डाया जो दे रखा है वो ये दे रखा है, इसकी मोटाई दे रखी है और इसमें इसकी रेडियस 2 बार ऐड हो रही है। तो जब रेडियस हम निकालेंगे, क्या निकालोगे R/2। रेडियस हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यह एक सर्किल बनेगा और सर्किल का जो एरिया आपको निकालना है वह उसका फॉर्मूला क्या है πr²। तो इसकी रेडियस से हम इस सर्किल का एरिया निकालेंगे। R=d/2। R= हो जाएगा, d कितना है 0.04 mm/2। 0.02 mm इसका आ जाएगा रेडियस। तो R=0.02 mm मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर ये रहा, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने लेंथ को भी मीटर में कर लिया है, तो ये इसकी जो रेडियस होगी क्रॉस सेक्शन एरिया की उसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर से मीटर को चलें 1/10, 1/100 और 1/1000। तो 0.02/1000 ये हो गया मीटर। तो R= आ जाएगा 0.02 ये हो गया 10⁻³ और ऊपर जाएगा तो 0.02 × 10⁻³ मीटर। R= ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 2 × 10⁻। अब क्योंकि 2 में जब लिखेंगे तो पॉइंट को हमने 2 स्थान इधर शिफ्ट किया है। अभी बताया था जब राइट हैंड की ओर जाएंगे तो जितनी डिजिट जो डेसिमल क्रॉस करेगा उतनी माइनस की
हो जाएंगी, इसमें नेगेटिव की 2 हो जाएंगी, तो 10⁻⁻5 मीटर। अब इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं R इक्वल टू रो आपको निकालना है, R दे रखा है, R दे रखा है 25 ओम, रेजिस्टेंस 25 ओम है, तो यहां रखेंगे 25 बराबर रो L कितना है 1.2 अपॉन R कितना आ गया, यहां A आएगा, क्या आएगा A आएगा पाई R स्क्वायर, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो सर्किल बनेगा और सर्किल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। अब निकालना है आपको रो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इज इक्वल टू 25 गुणा पाई का मान रखना 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आई है 2 इंटू 10⁻⁻5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो गया 4, 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बटे 1.2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻8, और विशिष्ट प्रतिरोध का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट आएगी ओम मीटर, ये पहले बता दिया गया है आपको। पहले जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने ये सिद्ध किए थे, जो थ्योरी का जो वीडियो था उसमें बता दिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक जो है ओम मीटर आता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, लंबाई L, एक कोई तार है जिसकी लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या उसकी मोटाई कह लें A है और उसका प्रतिरोध है 4 ओम। इसी पदार्थ का दूसरा तार लिया जाता है जिसकी लंबाई आधी है, इस लंबाई की आधी लंबाई है और मोटाई दोगुनी कर दी जाती है, तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। जब सेम मटेरियल होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ही पदार्थ के लिए हमेशा याद ध्यान रखना है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला जो तार है L लंबाई का है और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसका प्रतिरोध है 4 ओम, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A से प्रतिरोध कितना है 4 ओम, रो L लंबाई है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा जो तार लिया जाता है उसका प्रतिरोध आप पूछा जा रहा है R कितना होगा दूसरे तार के लिए, या तो R2 लिख लो, इसको R डैश कर देते हैं। चलिए R डैश क्या होगा, लंबाई उसकी L डैश आधी कर दी जाती है, लंबाई आधी और मोटाई दोगुनी कर दी जाती है। मोटाई दोगुनी होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसका दोगुना हो जाएगा, मोटाई दोगुनी करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेते हैं कितना हो जाता है। ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई ए इक्वल टू, यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखते हैं और मोटाई दोगुनी करने पर डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2d। जब मोटाई दोगुनी है तो रेडियस भी उसकी दोगुनी हो जाएगी, आर डैश बराबर 2r, आर डैश, क्योंकि डी डैश से आप आर डैश निकालोगे तो डी डैश बाई 2 आएगा और डी से आप आर निकालोगे तो यह भी डी बाई 2 आएगा और नीचे 2 से 2 कट जाएगा। या ये कह सकते हैं डी डैश जो मोटाई है या जो डायमीटर है वो रेडियस का दोगुना होगा, और पहले वाले जो तार की जो डायमीटर है वो उसकी रेडियस का दोगुना होगा। 2r लिखा, 2 से 2 कट गया, r डैश बराबर 2r। तो दूसरे जो तार है उसके लिए क्या लगाएंगे, r डैश बराबर रो L डैश अपॉन A डैश, इक्वेशन सेकंड। R डैश आपको ज्ञात करना है, रो L डैश कितना है L/2 आधी हो रही है लंबाई, और A की जगह हम यहाँ रख देते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसकी जगह R डैश क्या है मोटाई दोगुनी कर दी, तो A डैश की जगह कर देंगे हम पाई R डैश का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं पाई R डैश का स्क्वायर, पाई R डैश का स्क्वायर, और R डैश बराबर है ये L डैश की जगह हमने L/2 किया और पाई ये आ गया, और R डैश की जगह कर देंगे हम 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। यहां से R डैश इक्वल टू रो
एल अपॉन ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। मोटाई दोगुनी कर रहे हैं, सॉरी, मोटाई दोगुनी करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोगुना ही होगा। इसकी डायमीटर यदि दोगुना करते या कहते रेडियस दोगुनी कर रहे हैं, तब अब इसमें यदि मोटाई दोगुनी करने की बात कर रहा है तो हम इसमें सीधा सीधा उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको दोगुना लेंगे। यहां से सिर्फ ए आप लेके चलें, ए, यहां ए डैश आएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश कितना लिया हमने, एल बाई 2, और ए डैश इज इक्वल टू 2a। मोटाई दोगुनी की जा रही है और लंबाई जो है आधी की जा रही है। तो रो एल डैश की जगह क्या ले लिया हमने, एल बाई 2, और ए डैश की जगह क्या ले लेंगे, दोगुना कर दिया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब लगा देंगे फॉर्मूला आर अपॉन आर डैश समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे तो 4 अपॉन आर डैश, 4 अपॉन आर डैश, रो से रो कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, एल अपॉन ए में डिवाइड कर देंगे एल अपॉन 4a का, एल अपॉन 4a का। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये क्रॉस एल अपॉन ए क्रॉस ये पलट जाएगा 4a अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। यहाँ से 4 अपॉन आर डैश इक्वल टू 4 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आर डैश इक्वल टू 4, आर डैश इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 ओम। तो जो सेकंड वायर है जिसकी लंबाई हमने आधी की है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दोगुना किया है, उसके लिए उसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम आएगा। सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है। मोटाई की जगह यहां हम सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया को दोगुना किया गया है। तब आपके सामने यह क्वेश्चन जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यदि सीधा सीधा हम लिख देंगे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल किया जाता है और इसकी लंबाई को आधा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कोई चालक तार है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर है, जिसकी लंबाई 2 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.2 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें क्या क्या दे रखा है, रो दे रखा है 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस पूछा है तो सीधे सीधे ये जो वैल्यूज हैं रो एल ए की इसमें पुट कर देते हैं। यूनिट सब सेम है, मीटर में और मीटर में। तो रो की वैल्यू पुट कीजिए 44 इंटू 10⁻⁸, लेंथ 2 मीटर बटे ए, क्रॉस सेक्शन एरिया 2.2 इंटू 10⁻⁻6। 2 से कट गया 1.1 बार, पॉइंट हटाना है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, और 11 से ये कट गया 40 बार। तो R इज इक्वल टू 40 गुणा 10⁻⁻8, और -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 40 गुणा 10⁻2 ओम। इसे आप पॉइंट को यहाँ 2 स्थान शिफ्ट करेंगे तो यहाँ +2 हो जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, 10⁻0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 0.4 ओम आ जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो या तार का रेजिस्टेंस निकालना हो, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, तो इस तरह के जो सवाल हैं आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए से पहले वीडियो बनाया था, उसको आप ध्यान से यदि आपने देखा होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में किसी भी सर्किट से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आप सीख गए हैं तो बड़े ही इजीली आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टेंसेस और फ्लोइंग करंट है, सर्किट करंट हो
बैटरी से निकलने वाली करंट हो या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो फ्लोइंग करंट होगी उसको इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बताने जा रहे हैं आपको इसमें। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं स्क्रीन पर जिससे कि साफ साफ आपको दिखे। ये एक बैटरी है जिसका विभवांतर है 6 वोल्ट, 3 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इधर 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है परपथ धारा कितनी होगी। देखिए परपथ धारा कहा जाए या बैटरी से निकलने वाली धारा कहा जाए वो एक ही बात है। बैटरी से जो यहाँ से करंट जो फ्लो होगी उस करंट के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वह 3 ओम में भी प्रवेश करेगी। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है तो वो इस 3 ओम में प्रवेश करेगी, 3 ओम से प्रवाहित होगी, वही करंट इस 1 ओम से प्रवाहित होगी। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद यह जो आई करंट है इन दोनों रेजिस्टेंसेज में डिवाइड हो जाएगी। यानी दो रास्ते हैं, जब दो रास्ते मिलते हैं यानी करंट डिवाइड होती है तो आपको पिछले वीडियो में बताया था वो रेजिस्टेंसेज किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। मान लीजिए 2 ओम में इधर करंट I1 चली जाती है और इधर करंट I2 चली जाती है, I1 इससे I2 इससे, और यहाँ जाकर दोनों करंट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। क्योंकि I करंट ही I1 I2 में डिवाइड हुई थी और जब I1 I2 मिलेंगी तो फिर से वही करंट I इस सर्किट से होती हुई बैटरी के माइनस टर्मिनल पर पहुंचती है और सर्किट पूरा हो जाता है। तो पूछ रहा है पहले सबसे पहले परपथ धारा क्या होगी। तो परपथ धारा के लिए परपथ का प्रतिरोध हो और परपथ में जो अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा 6 वोल्ट, V = 6 वोल्ट। अब जो सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो और आपको ज्ञात हो जाए तो परपथ में जो फ्लो होने वाली जो करंट है सर्किट में टोटल करंट वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए देखिए आई करंट यहाँ से चली थी, 3 ओम में प्रवाहित हुई, वही फ्लो हुई 1 ओम में, यहाँ डिवाइड हुई। ये जो दोनों रास्तों में जितने भी प्रतिरोध हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, 2 ओम और 2 ओम। क्या कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम में होंगे। जब आपको बताया था कि जब बराबर प्रतिरोध हो और समांतर क्रम में हो तो उनको आप देख के ही तुरंत पता कर सकते हो, उनका क्या कर दें, आधा कर दें। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा क्या आएगा, 1 ओम आएगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, मान लीजिए R डैश है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 से 4/4 1 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध इस तरह से काम कर रहे हैं कि 1 ओम का एक प्रतिरोध हो। जब 1 ओम का ये एक ही प्रतिरोध है तो 1 ओम से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस 1 ओम से बहेगी और यहां से ऋण टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो 1 ओम के ये 1 ओम जो होगा एक प्रतिरोध 1 ओम का, वह इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। 3 ओम 1 ओम और 1 ओम अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। 3 ओम 1 ओम व 1 ओम ये श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो परपथ का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे R, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे जोड़ देते हैं 5 ओम। कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब जो आप सर्किट करंट निकालेंगे परपथ की धारा, तो I बराबर परपथ में अप्लाइड वोल्टेज V ओम्स लॉ से I = V/R बटे R कितना टोटल रेजिस्टेंस 5 R यानी 6/5 1.2 एम्पियर। परपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो 1.2 एम्पियर है। इसके बाद पूछ रहा है 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर। 3 ओम कहाँ है, ये रहा। 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर के लिए वही ओम्स लॉ लगाएंगे। मान लीजिए 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर हम ले लेते हैं V1 है, क्या है V1। तो V1 = I R1, ये प्रतिरोध R1 है। तो यहां से फ्लो होने वाली करंट कौन सी है, वो जो परपथ की धारा 1.2 एम्पियर यही फ्लो हो रही है, इससे भी यही फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें और इसमें अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। यदि हम ये कहें कि 1 ओम का एक प्रतिरोध है तो उससे जरूर परपथ धारा यानी 1.2 एम्पियर फ्लो होगी। यदि ये दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखोगे तो इससे अलग धारा प्रवाहित होगी और इससे कुछ अलग, हाँ दोनों का योग जरूर 1.2 एम्पियर होगा।
तो इस 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे आप IR1 से, आई कितनी करंट फ्लो हो रही है इससे होकर 1.2, और प्रतिरोध कितना है 3 ओम, 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल तो आपका हो गया जो भी दे रखा था, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिससे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स होगा उसे आप इसे समझने के बाद इजी कर सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। अब निकालते हैं हम 1 ओम के अक्रॉस प्रवाहित 1 ओम के अक्रॉस विभवांतर V2 है, मान लीजिए क्या है V2। तो V2 क्या हो जाएगा IR2, ये प्रतिरोध मान लीजिए R2 है, तो आई इससे भी वही 1.2 करंट की फ्लो होगी, 1.2 इंटू प्रतिरोध कितना है 1, 1.2 इंटू 1, 1.2 वोल्ट। इस परपथ को हमने 6 वोल्ट विभवांतर दिया था, जिसमें से 3.6 वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया और 1.2 वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया। जो बचा वह इन दोनों पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था समान होता है। ये 6 वोल्ट नहीं होगा इनके अक्रॉस, यहां से इन दोनों से जो बचेगा वह इन दोनों के अक्रॉस समान होगा विभवांतर। या ये कितना हो गया, ये वोल्टेज कितना हो गया 3.6 और 1.2 हो गया आपका 4.8। तो 2 ओम और 2 ओम के अक्रॉस, 2 ओम व 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर आपको निकालना है। तो टोटल 6 वोल्ट विभवांतर दिया गया था बैटरी के द्वारा, जिसमें से 3.6 यहां ड्रॉप हुआ वोल्टेज और 3.6 1.2 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ। तो टोटल ड्रॉप को इस वोल्टेज में से घटा दें, 6 में से 3.6 और 1.2 हो गया 4.8, 4.8 वोल्ट को हमने घटा दिया, 1.2 वोल्ट बचा। ये 1.2 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इसके अक्रॉस अप्लाई होगा, और क्योंकि समांतर क्रम में है तो इसके अक्रॉस भी 1.2 वोल्ट रहेगा विभवांतर, और इसके अक्रॉस भी विभवांतर 1.2 वोल्ट ही रहेगा। अब I1 को हमें निकालना है, I1 इज इक्वल टू, यहाँ विभवांतर इसके अक्रॉस 1.2 वोल्ट है, V डैश कर दें इसको, V1 V2 हो गया, V3 कर देते हैं इसको, V3 I1। अब इसके अक्रॉस हमने विभवांतर तो निकाल लिया, इसमें धारा हमें पता है 1.2 वोल्ट है, इसमें हमें पता है 1.2 वोल्ट है, इसके अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस विभवांतर पता चल गया, लेकिन इसमें धारा कितनी है और इसमें धारा कितनी है ये हमको नहीं पता है, तो इसको भी निकाल देते हैं। I1 क्या होगा V3, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने क्या ले लिया है V3, तो V3 अपॉन इस रेजिस्टेंस को ले लो, इसको मान लेते हैं हम R1 माना, R2 माना, इसको मान लेते हैं हम R3। V3 कितना आया है आपका 1.2 अपॉन R3 कितना है 2.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर की धारा इससे होकर फ्लो हो रही है, और इससे फ्लोइंग करंट निकालनी है I2। इसमें और इसमें दोनों में विभवांतर तो समान रहेगा, वही V3 बटे इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R4 है, तो बटे R4 कितना हो जाएगा 1.2 अपॉन 2, 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर इससे करंट फ्लो होगा और 0.6 एम्पियर करंट इससे फ्लो होगा। आपका सवाल सही है या गलत, इन दोनों धाराओं को आप जोड़ दीजिए, कुल धारा के बराबर होनी चाहिए। 0.6 और 0.6 1.2 वोल्ट जो प्रपथ धारा थी उसके बराबर है। इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस आपका दे रखा हो परिपथ में, कितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हों, जुड़े हों, तो उनसे उनके अक्रॉस विभवांतर और उनसे फ्लो होने वाली करंट को आप इस तरह से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन फिर से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख लेते हैं। 5 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। ये जो बड़ा वाला होता है इसे प्लस टर्मिनल लेते हैं, और छोटा जो टर्मिनल होता है इसे माइनस लेते हैं। 3 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है इधर, 3 ओम, 3 ओम का, और इधर यहां पर अमीटर लगा हुआ है धारा को मापने के लिए, और यहां एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है। ये दोनों प्रतिरोध 3 ओम, 3 ओम, और ये
4 ओम का प्रतिरोध है। इसमें पूछा गया है अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, जो करंट यहां से फ्लो होगी इस भुजा से, अमीटर उस करंट को पढ़ेगा और उतना ही करंट बताएगा। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो भुजा है इससे होकर कितना करंट फ्लो होगा वो आपको ज्ञात करना है। चलिए, इससे प्लस टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगी परपथ धारा कहलाएगी। मान लीजिए आई है, यही करंट आई यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये करंट जो है दो हिस्सों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब दो हिस्सों में करंट डिवाइड होती है तो वह दोनों जो रास्ते होते हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, यानी इस रास्ते में जो भी प्रतिरोध होगा वह और इस रास्ते में जो भी प्रतिरोध होगा वह दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो इस रास्ते का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, 3 और 3 6 ओम, क्योंकि ये दोनों श्रेणी में हैं। इस रास्ते का प्रतिरोध हो गया 6 ओम, 3 ओम व 3 ओम किस में होंगे, श्रेणी में। तो कुल प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। R डैश R1 कर देते हैं इसको, 6 ओम हो जाएगा। अब ये 6 ओम और ये 4 ओम, 6 ओम व 4 ओम इसमें होंगे समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इस करंट को निकालने के लिए हम जो परपथ की धारा है या बैटरी से जो निकलने वाली धारा है उसको ज्ञात कर रहे हैं हम। उसके लिए हमें परपथ का वोल्टेज पता है, परपथ का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करना होगा। तो इस धारा को I = V/R से हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए, यहाँ करंट आई और ये करंट जो है दो हिस्सों में डिवाइड होगी। इधर मान लीजिए I1 करंट गई है और इधर जो है I2 करंट गई है, ठीक है ना। तो इसके बाद 6 ओम ये और 4 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। तो अब समांतर कॉम्बिनेशन जो निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों का गुणा और दोनों प्रतिरोधों को नीचे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही 1/R = 1/R1 + R2 से 24/10 यानी 2.4 ओम। ये कॉम्बिनेशन ऐसे आ गया जैसे 2.4 ओम का एक ही रेजिस्टेंस हो और यहां जुड़ा हुआ है। तो I करंट उस 2.4 के ओम की रेजिस्टेंस से गुजरेगी और वही करंट 3 ओम से होकर पास होती हुई यहाँ पर एंट्री कर जाएगी, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो वही करंट 2.4 ओम से जा रही है और वही करंट 3 ओम से जा रही है। तो ये दोनों 3 ओम और ये 2.4 ओम, 3 ओम व 2.4 ओम इसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो अब परपथ का जो रेजिस्टेंस टोटल आएगा R बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, 3 + 2.4 5.4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो परपथ का आएगा वो 5.4 ओम आ जाएगा। अब जो परपथ की जो धारा निकालनी है I = V/R से, V कितना हमने 5 वोल्ट दिया है इसको परपथ को, और टोटल रेजिस्टेंस क्या 5.4। ये करंट जो है परपथ की आ जाएगी, लेकिन अमीटर इस करंट को नहीं पड़ेगा, इस करंट को अमीटर नहीं पड़ेगा। अमीटर उस करंट को पड़ेगा जो इन 3 ओम के प्रतिरोधों से होकर गुजरेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, अब यहाँ इनके अक्रॉस हमें विभवांतर निकालना होगा। विभवांतर निकालने के लिए हम देखते हैं 3 ओम के अक्रॉस कितना विभवांतर होगा, उसको निकालते हैं पहले। 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर कितना हो जाएगा, मान लीजिए V1 है, इसके अक्रॉस विभवांतर हमने क्या ले लिया, V1। तो V1 = I और प्रतिरोध है ये R1 मान लिया। तो V1 = I/R1 से I कितनी करंट आई है, ये 5/5.4 5/5.4 I, और R1 कितना है, 3 से कट गया ये 1.7, नहीं ये आ जाएगा, कटेगा नहीं ये, हाँ 1.8 बार कट जाएगा, 18 × 54 1.8 बार। तो ये आ जाएगा 5/1.8 V1, इतने वोल्टेज आ जाएगा। 1.8 का इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा V1 = 50/18, 18 दूनी 36। चलो और हल कर लेते हैं इसको, और काट लेते हैं। 2 से ये 9 बार कट गया और 2 से कट गया ये 25 बार। अब 25/9, 9 का भाग दें 25 में, 9 दूनी 18, पॉइंट आ गया 7 70, 9 7 63, 9 7 63, 2.77 इसमें चलता रहेगा। तो इसको 2.78 वोल्ट हमने यहां लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको 5 वोल्टेज दिया था परपथ को, 2.78 वोल्टेज यहां ड्रॉप होकर यहां पहुंचेगा। या ये कहें
कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बाद इसके अक्रॉस यह वोल्टेज केवल बचेगा। तो ये 6 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनके अक्रॉस यदि हमें विभवांतर निकालना है तो विभवांतर V2 कैसे निकालेंगे, V माइनस V1, यानी कुल जो विभवांतर हमने दिया है उसमें से 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो विभवांतर है, उसको घटा के कितना था 5 में से आप घटा देंगे 2.78 को, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में 7 गया 2 पॉइंट, 4 में से 2 गया तो 2.22 वोल्ट। 2.22 वोल्ट जो विभवांतर है वो इसके अक्रॉस होगा, और ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए 2.22 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 2.22 वोल्ट विभवांतर इसके अक्रॉस होगा। अब I1 आपको निकालनी है तो क्या करोगे, V2 विभवांतर आया है इनके अक्रॉस, तो V2 बटे इस प्रतिरोध को यदि हम R2 ले लें, 3 और 3 6, इस प्रतिरोध को हम R2 ले लें, I1 इज इक्वल टू V2 बटे R2, और V2 कितना आया है 2.22 वोल्ट, 2.22 अपॉन R2 6, I1 आ जाएगा 0.22 में देंगे, 6 × 18, 42 बचेगा, 6 × 7 42 एम्पियर। अब I करंट को निकालना है, वो सॉरी I2 करंट, हाँ ये एमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। यदि केवल एमीटर का पाठ्यांक ही पूछा है तो यहाँ तक ये आपका सवाल हो गया, एमीटर इतनी करंट बताएगा। और यदि I2 निकालनी है आपको तो I2 बराबर V2 बटे R3, क्यों R2 लिया है तो इसको R3 ले लेंगे, तो V2 बटे R3 यानी 2.22 बटे 4। या फिर I2 को आपको निकालना है तो यह जो I करंट आई है 5 बटे 5.4, इसको सॉल्व करके उसमें से I करंट में से 0.37 इधर जा रही है, इसको घटा देना, बाकी करंट इधर आएगी। I2 बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, यदि एमीटर इस भुजा में जुड़ा होता तो। या फिर ये पूछा जाए कि 4 ओम से प्रवाहित धारा है तो इस तरह से निकाल सकते हो। 4 ओम के अक्रॉस विभवांतर निकाल दिया हमने, 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर निकालना है तो 0.37 का जो I1 आई है 0.37 का इस 3 में गुणा कर देंगे, इस 3 ओम के अक्रॉस निकालना है तो 0.37 का 3 में गुणा कर देंगे, इनके अक्रॉस विभवांतर निकल आएगा अलग अलग। 6 ओम के अक्रॉस तो विभवांतर है ये 2.22 वोल्ट, लेकिन 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर पूछा जाएगा तो 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर ये 2.22 वोल्ट नहीं है, आधा आधा आ जाएगा, 1.11 इसके आ जाएगा, 1.11 इसके आ जाएगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। और किससे निकालोगे, IR से। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन के लिए सर्किट में ये वोल्टेज लगाया जाता है, विभवांतर मान लीजिए 5 वोल्ट है, उसमें लिखना भूल गए हैं तो हमने विभवांतर अपने मन से मान लिया 5 वोल्ट है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है ये, और एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दिया गया है, ये 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम। परपथ में परपथ धारा तथा 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर, ये 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर क्या होगा और परपथ धारा क्या होगी, यानी यहां से निकलने वाली धारा। तो प्लस टर्मिनल से I करंट निकलेगी और यहां पर इन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक करंट इधर चलेगी मान लीजिए I1 और इसमें करंट चलेगी I2। I1 करंट जो इसमें फ्लो होगी वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें यहाँ तक I1 करंट आएगी और ये I2 करंट यहाँ आएगी, दोनों करंट मिल जाएंगी और उसके बाद I करंट, दोनों मिलने के बाद करंट I हो जाएगी और माइनस टर्मिनल पर ये एंट्री कर जाएंगी। तो परपथ धारा निकालनी है। परपथ धारा निकालने के लिए परपथ का वोल्टेज तो दे रखा है, परपथ का रेजिस्टेंस और निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 2 रास्तों में डिवाइड हुई हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो ये दोनों रास्तों में पड़ने वाले जो प्रतिरोध हैं वो आपस में कैसे होंगे, समांतर क्रम में। लेकिन इस रास्ते में जो प्रतिरोध पड़ रहे हैं ये कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनको पहले जोड़ लेंगे, 1 2 3 और 1 4, 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, ये श्रेणी कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इनको जोड़ लेंगे 1 + 2 + 1 यानी 4 ओम।
अब ये प्रपत्र इस तरह से काम कर रहा है कि 4 ओम का केवल एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो और 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हो। 4 ओम और 4 ओम ये दोनों कैसे काम करेंगे, जैसे समांतर में हो, समांतर क्रम में काम करेंगे। 4 ओम व 4 ओम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इनका। और बार बार आपको बता रहे हैं, जब बराबर प्रतिरोध समांतर कॉम्बिनेशन में हो, समांतर क्रम में हो, तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है उनका आधा रह जाता है। तो इनका इक्विवेलेंट जो निकालोगे, R बराबर 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 16 बटे 8 यानी 2 ओम। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ गया परपथ का 2 ओम आ गया। धारा निकालनी है, I बराबर टोटल वोल्टेज परपथ का बटे टोटल रेजिस्टेंस परपथ का V5/2 यानी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर परपथ की जो धारा यहां तक जो आएगी वो 2.5 एम्पियर आएगी, उसके बाद डिवाइड हो जाएगी इधर और इधर। अब इसका मैं यदि दूसरा डायग्राम बना दूं आपको समझाने के लिए इजीली, तो जब इनको हमने श्रेणी में जोड़ लिया तो ऐसे हो गया, 4 ओम ये, 4 ओम ये हो गया, और 5 वोल्ट की ये बैटरी आपकी लगी हुई है। 5 वोल्ट प्लस माइनस 4 ओम और 4 ओम, ये परपथ बन जाएगा। दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर ऊपर बनाना है। चलो इस तरह से पांच वोल्ट की ये बैटरी है प्लस माइनस, 4 ओम का ये प्रतिरोध है, 4 ओम, और 1 2 3 और 1 4 ओम का ये प्रतिरोध हो गया। इस तरह से काम कर रहा है। इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है। अब क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह समान होगा। तो इसमें जो फ्लो हो रही है करंट I2 निकालना है, तो I2 बराबर, अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो सीधा सीधा 5 वोल्ट इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। तो I2 बराबर V बटे प्रतिरोध को R2 ले लें तो R2, V कितना है 5, R2 कितना है 4, 1.25 एम्पियर। और क्योंकि 2.5 वोल्ट आ रही थी, सॉरी 2.5 एम्पियर आ रही थी, 1.25 इधर चली गई, आधी चली गई, तो शेष जो बची 1.25 वो इधर चली जाएगी। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, I1 बराबर V बटे इस प्रतिरोध को यदि R1 ले लिया जाए तो R1 5 बटे 4, 1.25 एम्पियर। 1.25 एम्पियर यहां से होती हुई इधर फ्लो हो रही है और 1.25 एम्पियर ये फ्लो हो रही है। अब चाहे इसके अक्रॉस विभवांतर आपको पूछा जाए तो I R कर दो, I 1.25 और R कितना है 1 ओम, इसका गुणा कर दो। इसके अक्रॉस विभवांतर पूछा जाए तो I कितना है, I1 कितना है 1.25 गुणा 2 का कर दो। इसके अक्रॉस विभवांतर पूछा जाए तो IR 1.25 बह रही है करंट I1 और 1 का गुणा कर दो। इसके अक्रॉस विभवांतर पूछा जाए तो 1.25 इंटू 4 कर दो, और इसके तो अक्रॉस 5 वोल्ट है ही, ठीक है ना। अब 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर आपको निकालना है, 2 ओम के अक्रॉस विभवांतर, 2 ओम के अक्रॉस जब विभवांतर आप यहां निकालोगे तो V इज इक्वल टू V1 कर दें, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू इसको R1 ले लो, R डैश ले लो, R डैश। तो V1 इज इक्वल टू I1 कितना हो रहा है, ये 1.25 आया है, 1.25 इंटू 2, तो V1 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। ऐसे इसको निकालोगे 1.25 वोल्ट ही आ जाएगा, 1.25 वोल्ट ही हो जाएगा। 2.5 1.5 1.25 1.25 ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होगा विभवांतर, लेकिन इनके अक्रॉस अलग अलग होगा। यदि इसको एक ही प्रतिरोध बना दोगे 4 ओम का तो इसके अक्रॉस सीधा सीधा 5 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ये समझने के बाद उम्मीद करते हैं आपके लिए इजी होंगे। और यदि कोई भी समस्या इस तरह के न्यूमेरिकल्स में है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं क्या समस्या आपको आ रही है। फिर से एक वीडियो बनाकर सॉल्यूशन आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट और जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं उनको लेकर वीडियो बनाएंगे और उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स अगले वीडियोज में आपके सामने होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक कंटेंट आप तक पहुंचे, तो इसके लिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स बाय प्रवीण कुमार। थैंक यू, धन्यवाद।